जीवन में दिशा और दिशा भ्रम की दो स्टोरी और एक ही खबर में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिशा वो चीज़ होती है और दिशा भ्रम भी वो चीज़ होती है जिसमें एक रास्ता दिखता है और रास्ता देखने वाला वो कभी कभी अपने रास्तों में एक मृग तृष्णा सी देख पाता है जिसमें एक धुंध सी रहती है और उस धुंध में वो अपना भविष्य तलाशता है। दूसरा कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो अपने रास्तों को पगडंडी की तरह चुनता है और उस पगडंडी में तमाम तरह की बाधाएं होती हैं, तमाम तरह के अवरोध होते हैं। उसके बावजूद उन पगडंडियों को वो पार करता जाता है और तकलीफ़ों को झेलता जाता है। तकलीफ़ों को झेलते झेलते उसे आखिरकार बहुत कड़ी तपस्या के बाद में उसकी मंजिल उसे मिल जाती है। कहानी है एक 17 साल के बच्चे की। 17 साल का बच्चा नाबालिग होता है और सोचिए कि एक 17 साल का बच्चा कितने ऊंचे ख्वाब रखता है। बच्चे का जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में कहाँ पर हुआ था? बिस्सम करके एक गाँव पड़ता है कटक के पास में। वहाँ वो बच्चा जन्म लेता है। उसकी जो भावनाएं रहती हैं और जो सोच रहती है वो बिल गेट्स जैसे लोगों को देखता है, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों को देखता है और बड़े बड़े लोगों को देखकर अपने आप में एक चैलेंज लेता है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता। जब ये लोगों ने इस तरह से हस्तियाँ पाई हैं तो मैं इतना बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं बन पाता। वो बच्चा अपने दम पर बाहर निकलता है और कोशिश ये रहती है, अब आजकल ये हो गया है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि हम एक बड़ी पढ़ाई कर लें और बड़े जॉब को ले लें और या फिर कोई बहुत बड़ा काम कर लें। उसकी भी सोच ऐसी रहती है कि इंजीनियरिंग करना है उसे। अब इंजीनियरिंग करने के लिए वो जाता ज़रूर है, लेकिन जहाँ वो इंजीनियरिंग करने की कोशिश दिल्ली में करता है वहाँ पर उसका एडमिशन एनी हाउ नहीं हो पाता है। आखिरकार वो बच्चा अपने प्रयासों से, अपने मोबाइल से, अपने सूत्र संपर्कों से एक होटल बिजनेस को देखता है। होटल बिजनेस को देखता है और उसे काफ़ी फलित पाता है और सोचता है कि इस बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी मॉड्यूल तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। इस सोच को लेते हुए अचानक 2009 में उसकी यात्रा देहरादून और मसूरी की होती है। वहाँ वो उन प्राकृतिक नज़ारों को देखता है और उस होटल बिजनेस को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, सिस्टमाइज तरीके से देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ और किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रितेश अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। ये बच्चा 17 साल का था और 2009 में इसने एक इनिशिएटिव लिया कि होटल बिजनेस में कुछ क्रांति लाई जा सकती है। अब क्रांति लाने के लिए उसने पहले कुछ रिसर्च की। पहले वो काफ़ी कुछ गरीबी के दिन में भी रहा। जो उसके इंजीनियरिंग के सपने थे वो उसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अपने जो बोलना चाहिए कि उसके मन मस्तिष्क में उसने जो ठान लिया था उस निर्णय को उसने अपने साथ बांधे रखा और इस निर्णय को पालन करते करते छोटी छोटी होटल्स की बुकिंग और छोटे छोटे होटल्स को कैसे ऑर्गेनाइज वे पे किसी कस्टमर को दिलाया जा सकता है, उसकी एक छोटी सी सीरीज़ उसने अपने मोबाइल पे खुद क्रिएट की। और उसके बाद उसने सोचा कि इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसने एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया और कॉन्सेप्ट का नाम था ओयो होटल बिज़नेस। अब ओयो होटल बिज़नेस ये नाम सुनने के बाद आपके जहन में तरह तरह के और तमाम तरह के सवाल आ रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ। और ये होटल बिज़नेस आप सोचेंगे कि 2009 में ये बिज़नेस को ये लड़का ऑब्ज़र्व करता है और उस कंडीशन में एक मनीष सिन्हा करके गुड़गांव का एक लड़का है जो उसका पार्टनर बनता है। अब इस बिज़नेस को वो धीरे धीरे पायदान पर लाता जाता है। शुरुआत में इसे भारत की एक जो कंपनी है वो मदद करती है, जो बोलना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनाने की कंपनी है, वो उनको फंडिंग करती है, वो मदद करती है। धीरे धीरे 6 साल में, आप सोचेंगे 6 साल में ये अपने बिज़नेस को इतना स्टेबल कर पाता है कि 6000 करोड़ रुपयों का ये बिज़नेस कर पाता है। अब आप सोचिए कि आज की कंडीशन में उसके करीबन 9000 से ऊपर होटल्स हैं और लगभग 80,000 से ऊपर उन होटल्स के कमरे हैं और उनको मेंटेन करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टमाइज तरीके से उन्होंने एक मोबाइल पे और डायरेक्ट भी सेवा दी हुई है कि उस होटल की बुकिंग की जा सकती है। होटल की दरें भी सस्ती हैं, 500 रुपये से लेके 1500 रुपये, 1200 रुपये, इस तरह से होटल की दरों को वो सस्ता रखता है। अब इस बिज़नेस को जब वो बीच में स्टैंड करता रहता है तो आप सोचिए कि जापान जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो आकर इस काम में उसकी मदद के लिए आगे आती है और उसको लगभग $250 मिलियन की मदद करती है। अब वो जो जापान की कंपनी है सॉफ्ट बैंक, वो इतना बड़ा निवेश जो करती है, वो फ्लिपकार्ट जो हमारे यहाँ कंपनी ऑपरेट हो रही है, इंटरनेशनल कंपनी जो फ्लिपकार्ट, आप सभी उस सेवा का उपयोग कर पाते हैं, उस सेवा के बाद जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो ओयो होटल बिजनेस में हुआ था।
अब मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई कि एक 17 साल का बच्चा और उसकी सोच कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, और वो अपने विचारधाराओं के ज़रिए, अपने ठोस निर्णय क्षमता के ज़रिए कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अब आप सोचिए, अब मैं थोड़ा सा उसके जो नकारात्मक सब्जेक्ट्स हैं उस पे आ रहा हूँ। होटल बिजनेस खोलना या फिर उसको अच्छे तरीके से संचालित करना, ये कहीं से भी बुरा नहीं है। एक किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे सिस्टमाइज तरीके से ऑपरेट करना, और वो भी एक छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी सोच होना, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से आती है। लेकिन ओयो बिजनेस के जिस तरह से अभी जो फैलाव हो रहे हैं, अब आप सोचिए कि ओयो बिजनेस में आप सभी समझ पा रहे होंगे, हो सकता है मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुलकर आपको नहीं समझा पाऊँ। एक इस तरह से भी है कि आज नाबालिग उन ओयो होटल्स के प्रति खासा आकर्षित हो रहे हैं। अब खासा आकर्षित क्यों हो रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस बिज़नेस के खुलने के पैमाने इतने बड़े होते जा रहे हैं कि लोग अपने घरों में खोल दे रहे हैं। अगर वो घर है और व्यापारिक जगह नहीं है, आजकल ये सिस्टम है कि व्यापारिक जगहों के लिए व्यापारिक परमिशन लेनी होती है। आपको अगर कोई दुकान संचालित करनी है तो उसके लिए आपको अलग से उसका डाइवर्शन कराना होता है, उस लैंड यूज़ का डाइवर्शन कराना होता है, उसको कमर्शलाइज बताना पड़ता है। लेकिन लोगों ने आज इस होटल बिजनेस के इतने फैलाव, और जो युवा हैं और युवा भी नाबालिग और नाबालिगों के आकर्षण को देखते हुए लोगों ने अपने घरों में ओयो बिजनेस खोल रखा है। आप जगह जगह जाएंगे, ओयो के कई जगह आपको होटल संचालित मिलेंगे। अब संचालन करना कहीं से कोई बुरी बात नहीं है, हम संचालन के विरोधी नहीं हैं। लेकिन जो समाज की एक प्रकृति और समाज की एक प्रवृत्ति और जो नाबालिगों का एक वर्ग है जो उसके प्रति आकर्षित होता है, वो क्यों हो रहा है आप समझ पा रहे हैं। और उसमें खास तौर पर जो पैरामीटर्स लागू किए जाते हैं, जिनमें एक होटल बिजनेस को संचालित करने के लिए अगर आपको किसी होटल में एंट्री चाहिए, रूम चाहिए, या आपको उस होटल की सेवाएं लेनी है, तो आपको अपना आई कार्ड देना होता है, या आधार कार्ड या जो भी पहचान पत्र है आपको वहाँ उपलब्ध करानी होती है। लेकिन बोलना चाहिए कि प्री मैच्योर सेक्स डिलीवरी के लिए वो जो होटल संचालक हैं जो इस तरह से चला रहे हैं होटल्स को, वो लोग उनके आई कार्ड तक नहीं लेना पसंद करते। और ख़ास तौर पर जब पुलिस प्रशासन काफ़ी जगहों पर रेड्स करती है, जो देह व्यापार के धंधे हैं वहाँ रेड्स करती है, और कई जो मसाज पार्लर्स है वहाँ रेड करती है, कई होटलों में भी जाती है सरप्राइज विजिट के लिए, चेक करने के लिए। रजिस्टर चेक होता है जिसमें आने जाने वालों की एंट्री बाकायदा उनके आधार और पहचान पत्र के साथ की जाती है। उन जगहों पे ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सुविधा, इसीलिए शायद जो युवा वर्ग है और जो नाबालिग वर्ग है जो अभी नासमझ है, उन्हें समझ नहीं है कि आगे इसका बहुत ज़्यादा दूरगामी बुरा परिणाम भी हो सकता है। उन लोगों को जो समझदारी नहीं रखते, वो सिर्फ पैसे का ऑफर करते हैं और साफ तौर पर वहाँ उनके ना आधार कार्ड लिए जाते हैं, ना कोई पहचान पत्र लिए जाते हैं। इसी प्रकार से इन होटल्स में, चूँकि ये होटल्स बहुत सस्ते हैं, 500 रुपये से लेके 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये में आपको एक किराए पे एक अच्छा होटल एसी के साथ और टीवी के साथ और बाकायदा सुख सुविधाओं के साथ वहाँ मिल जाता है। अब अगर पुलिस प्रशासन इन जगहों पे जांच करने पहुंचती है, मान लीजिए अभी तक तो जाती नहीं है, हमने तो देखा नहीं है आज तक कोई कार्रवाई, लेकिन अगर जाती है तो आपको ये, हम भी श्योरिटी से कह पाएंगे और आप भी ये समझ पाएंगे कि वहाँ पर संदेहास्पद चीज़ों का मिलना, ये आपको ऐसा नहीं है कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल सही है। आपको संदेहास्पद चीज़ें मिलेंगी वहाँ। आपको रजिस्टर्ड जो वहाँ का मेंटेन रखना चाहिए, जिस मैनेजर को मेंटेन रखना चाहिए, वो मैनेजर मेंटेन नहीं रखेगा, ये भी दिखेगा। आपको कमरों में जब आप तलाशी लेंगे तो आपको हर कमरों में संदेहास्पद चीज़ें मिलेंगी, सेंसिटिव चीज़ें मिलेंगी। मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर पा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो आप एक पहलू हमने ये बताया कि जो एक नाबालिग बच्चा है, जो एक 17 साल का लड़का है, उसने एक सोच रखी थी कि अपने आप को कैसे इन्हेंस करना है, कैसे अपने माइंड को स्टेबल करना है, कैसे अपने जो बिजनेस एरा है उसको बढ़ाना है, और कैसे एक नाम, एक फेम, एक पहुंच, एक रुतबा ये कमाना है। और बड़े बड़े लोगों से इंस्पायर होकर उसने एक ऐसा निर्णय लिया कि आज उसका नाम देश में नहीं, देश के बाहर भी कई कंट्रीज़ में ओयो बिजनेस चलता है। और इतने बड़े एसेट को खड़े करने के लिए एक छोटे से बच्चे की सोच अगर इस तरह से हो सकती है, तो एक दूसरा पहलू भी है जिसमें छोटे बच्चों की सोच जो है वो इन होटलों के प्रति खासा आकर्षित है। और आकर्षित क्यों है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो
सोशल मीडिया पे या फिर आपके बच्चों के साथ आप उन शब्दों को सुन भी ना पाएँ। इन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किन विषयों की बात कर रहा हूँ। तो इन विषयों पे सामाजिक दायित्व बनते हैं। सामाजिक दायित्व के ज़रिए आप ये भी पड़ताल करें कि बच्चे आज किस दिशा में जा रहे हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे और उनको ओयो रूम में जाते और आधे 1 घंटे में बाहर आते देखा है। और आप भी ये चीज़ें अपने आसपास महसूस कर पा रहे होंगे। आप भी ये चीज़ें महसूस कर पा रहे होंगे कि होटल के इतने बड़े पैमाने पे डिमांड नहीं है जिस पैमाने पे होटल्स खुल गए हैं, और ख़ास तौर पर उनमें ओयो का एम्पैनलमेंट जो लेते हैं उसके आधार पे एक कस्टमाइज और सिस्टमाइज तरीके से उनको जो जोड़े हैं उनको वहाँ रहने की, वहाँ एक समय व्यतीत करने की जगह मुहैया करा दी जाती है। तो इसके एक सामाजिक दायित्व इस तरह से होते हैं कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी निश्चित करें। अगर आपको इस बातों में ऐसा लगता है कि आपको इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज है, समाज में बच्चों को सही दिशा और दशा ज़रूर देनी चाहिए। वैवाहिक जीवन और वयस्क वैवाहिक जीवन जीना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन नाबालिग परिवेश में अगर इस तरह से बच्चे भटकाव की स्थिति में बैठेंगे या बढ़ेंगे तो समझ पा रहे होंगे कि एक एक घर पे क्या स्थितियां आगे चल के बनेंगी। साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का भी दायित्व है और जो सरकार प्रशासन है उन्हें भी देखना होगा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान सिर्फ व्यावसायिक जगह पे बने। घर पे कोई भी अपने ओयो का संचालन या कोई भी होटल बिजनेस या कोई भी किसी तरह का व्यापारिक संस्थान नहीं खोल सकता। उसके लिए एक डाइवर्शन की प्रक्रिया है, वो नहीं कर सकता। लेकिन चलायमान हो रहा है, सारा कुछ चल रहा है, और इन जगहों पे कितनी अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं आपके आसपास भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन हमने सोचा कि इन विषयों पे बात करनी चाहिए। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सिक्के का भी 2 पहलू होता है, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू। हमने एक अच्छे पहलू को भी आप तक बताया, जिसमें हमने आपको रितेश अग्रवाल और मनीष सिन्हा की जो कहानी है वो बताई और उनके पूरे सफ़र को बताया और संघर्ष को बताया। और साफ तौर पर एक जो नाबालिग जो बच्चा है जिसका मन मस्तिष्क कोमल होता है, जिससे समझदारी कम होती है, और आगे इसके बुरे परिणाम कैसे कैसे क्या क्या हो सकते हैं, सामाजिक बदनामी कैसे हो सकती है, आगे चल के आपका जो जीवन है या आपके परिवार का जीवन है किस बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, इन विषयों पे भी बात करना बहुत ज़रूरी था। तो 2 सिक्के के पहलू हमने बताए। आपको ये बातचीत, हमारी ये पेशकश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस विषय में आपकी कोई राय हो ज़रूर लिखिएगा। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ये बहुत लोगों की जानकारी का विषय है, इसे आगे बढ़ना चाहिए और विचार ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।